हेलो क्लास। मैं आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस में। और आपके लिए आज की क्लास में मैं लेके आया हूं यूनिट 1 और यूनिट 2 की बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो समझ जाओ कि आप कभी भी मात नहीं खाओगे। ठीक है, हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन करने वाले हैं आज की क्लास में। हम यूनिट 1 से क्वेश्चन ये करने वाले हैं, डीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएसटी कब बना, इससे रिलेटेड आपके कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आईटी ओटी जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, पेपर में कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा यूनिट 2 है, अगर देखा जाए तो ट्रेनिंग मैथोलॉजी का ये सबसे बेस्ट चैप्टर है। पेपर में अगर आपके क्वेश्चन आएंगे तो मैक्सिमम किससे आएंगे, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे साइकोलॉजी से। किससे आएंगे? साइकोलॉजी से। अगर 50 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं ना, तो 50 में करीब 10 से 15 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी चैप्टर से होंगे। तो ये जो चैप्टर है ना आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहता हूँ, कमेंट करते रहना। ठीक है, जहां भी आपको डाउट लगे कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहो। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करते रहो। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये दिखता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे देखो आपको शो हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा हूँ, एलिमेंट ऑफ वर्कमैनशिप यानी कि कार्य कुशलता के तत्व कौन कौन से हैं। यानी जो आपके एलिमेंट है किसके, वर्कमैनशिप का, इसके एलिमेंट आपके कौन कौन से हैं। क्या इसका एलिमेंट आपका टाइम होता है, क्या इसका एलिमेंट एक्यूरेसी होता है, क्या इसका एलिमेंट आपका सेफ्टी होता है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो अगर हम बात करें वर्कमैनशिप के, तो इसके अगर एलिमेंट देखा जाए तो इसके एलिमेंट आपके सारे होंगे। यानी कि टाइम भी होगा इसका, इसका क्या होगा आपका एक्यूरेसी भी होगा और सेफ्टी भी होगा। यानी हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वर्कमैनशिप के जो एलिमेंट है आपके ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑल ऑफ दिस। यानी कि टाइम भी होगा, सेफ्टी भी होगा और क्या होगा आपका एक्यूरेसी भी होगा। क्लियर है? इसका क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑल ऑफ दिस। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहो। ए बी सी डी सबके ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं, वेकेशनल ट्रेनिंग का एलिमेंट यानी कि एलिमेंट ऑफ वेकेशनल ट्रेनिंग। जो आपका वेकेशनल ट्रेनिंग होता है इसके एलिमेंट आपके कौन कौन से होते हैं। क्या इसका एलिमेंट आपका नॉलेज होता है, क्या इसका एलिमेंट आपका स्किल होता है, क्या इसका एलिमेंट आपका प्रोडक्टिविटी होता है, या फिर लास्ट में इसका ऑल ऑफ दिस। तो इसका आपको ऑप्शन यहाँ पे शो हो गया होगा। क्या क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। कमेंट में जवाब देते रहो। आपको कहीं भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दो। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि नॉलेज के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको जो पढ़ाया था वहां पे मेमोरी का, जब मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था जिसमें क्या था आपका रिमेम्बरिंग, तो रिमेम्बरिंग को हम किस नाम से जानते हैं? नॉलेज के नाम से जानते हैं। यानी कि जो एलिमेंट आपके रिमेम्बरिंग के था वही एलिमेंट आपके किसके होंगे? नॉलेज के होंगे। तो इसके 4 एलिमेंट हो जाएंगे। पहला क्या होगा? पहला हो जाएगा आपका, क्या होगा पहला? रजिस्ट्रेशन, दूसरा रिटेंशन, तीसरा रिकॉग्निशन और चौथा रिकॉल। यानी कि नॉलेज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी भी मैसेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, ठीक है, उसको बनाए रखना और उसकी पहचान करना और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस मैसेज को प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? नॉलेज कहेंगे। क्लियर है? अगर हम स्किल के बारे में बात करें तो स्किल क्या होगा? किसी भी कार्य करने की जो आपकी एफिशिएंसी है, तो क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा स्किल हो जाएगा। क्या होगा? स्किल हो जाएगा। और स्किल में क्या होगा? तीसरा, जब आप काम करोगे आपकी क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो हमारा हो गया प्रोडक्टिविटी। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। कभी कभी इसका एलिमेंट और भी पूछ लेता है। तो अगर हम बात करें एटीट्यूड, तो ये भी आपका ट्रेनिंग वोकेशनल ट्रेनिंग का एक एलिमेंट है। सबसे आखिरी जो एलिमेंट आपका कौन सा है? एटीट्यूड। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। कमेंट करते रहो किसी को भी अगर डाउट हो तो। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है इसमें कि आईटीओटी स्टैंड फॉर, यानी कि जो आईटीओटी है इसका पूरा नाम क्या है? क्या इसका ए हो जाएगा, क्या बी होगा, क्या इसका सी होगा या फिर डी होगा? इसका जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी जवाब दो। आपके जवाब ही नहीं आ रहे। टेस्ट में तो ये क्वेश्चन सबका सही था, यहाँ पे किसी भी कमेंट नहीं आ रहा। अभी भी कमेंट करते रहो। क्या होगा इसका? क्या इसका होगा आपका इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर होगा? क्या इसका होगा आपका इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनीज होगा? क्या इसका होगा आपका इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनीज होगा? या फिर लास्ट वाला आपका क्या होगा? इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर। क्या होगा इसका? जल्दी जवाब दो, जल्दी, फास्ट। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर
ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। ठीक है, आप हमेशा इसके साथ जाना, किसके साथ, ट्रेनिंग के साथ जाऊंगा। आप ट्रेनिंग को कभी भी सिलेक्ट मत करना। यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे देखो क्या मतलब है, जो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सेम। यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ऑफ पर लास्ट में क्या होगा, इसका ट्रेनर होगा। बहुत से बच्चे पता है क्या लगाते हैं, वो लगाते हैं ट्रेनिज। आज के टेस्ट में मैक्सिमम बच्चों ने कहाँ पे लगाया है, तो ट्रेनिज लगाया है। तो ये गलती आप मत करना पेपर में। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है लर्निंग इज ए प्रोसेस। ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको रिपीट कराया है, कई बार। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है, और मैंने टेस्ट में इसको इसलिए दिया था क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में हमेशा पूछा जाएगा। तो जो आपकी लर्निंग है कैसा प्रोसेस है, क्या ये डिफाइन है, क्या कंटिन्यूअस है, क्या फिक्स्ड है, या फिर नॉन ऑफ दिस, क्या होगा इसका, जल्दी जवाब दो कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका, डिफाइन, कंटिन्यूअस या फिक्स्ड, क्या होगा, जल्दी। जवाब नहीं आ रहे किसी के भी अभी, सबके जवाब अलग अलग आ रहे। क्या होगा इसका, तो इसका हो जाएगा कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है, कैसे होगा थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लर्निंग क्या होता है। तो यहाँ पे क्या मेंशन है, बस एक लर्निंग क्या होता है, बस जानना ही लर्निंग नहीं होता। ओनली नोइंग इज द नॉट ऑफ द लर्निंग, यानी कि जो आपका लर्निंग है सिर्फ जानना ही लर्निंग नहीं होता। लर्निंग क्या होता है, चलो देख लेते हैं आगे। लर्निंग इज द कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस, यानी जो आपका लर्निंग है क्या है, कंटिन्यूअस है, क्या है कंटिन्यूअस, और क्या है आपका डायनेमिक प्रोसेस है। यानी कि सीखना क्या है, एक सतत और क्रियाशील प्रक्रिया है। क्लियर है, क्वेश्चन हमसे यही तो पूछ रहा था कि लर्निंग कैसा प्रोसेस है, तो लर्निंग हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस और डायनेमिक प्रोसेस है। क्लियर है, थोड़ा इसका डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं कि लर्निंग हमारा होता है क्या है। तो यहाँ पे देखो, लर्निंग हम किससे कहते हैं, क्या कहते हैं, सीखना हमारा क्या कहलाता है, जब आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, किससे, आप अपने एक्सपीरियंस से या फिर आप अपने ट्रेनिंग के माध्यम से, जब आपका जो आपका बिहेवियर होता है ना, जो आपका व्यवहार होता है, अगर एक्सपीरियंस के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू या फिर एजुकेशन के थ्रू आपका बिहेवियर अगर मॉडिफिकेशन हो रहा, चेंज हो रहा, तो उस चेंज होने की जो प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे, हम लर्निंग कहेंगे। क्या कहेंगे, लर्निंग, यानी कि सीखना। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आज के टेस्ट में मैक्सिमम बच्चों का सही है, बिल्कुल सही है। यानी कि आपने, बच्चों ने, सबने क्या किया है, कॉन्सेंट्रेट किया है, ध्यान दिया है, बिल्कुल। तो इसका सबने जवाब सही दिया है। सबने क्या जवाब दिया इसका, सबने इसका जवाब दिया है डी। आज भी आप कमेंट करते रहो, क्या होगा इसका, डी होगा। यानी कि DGET अगर है तो इसका पूरा नाम क्या है, इसका विस्तार नाम क्या है, तो इसका विस्तार नाम आपका डायरेक्टेड जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रेनिंग। क्लियर है, यहाँ पे देखो, अगर ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ये ना आकर अगर आपसे पूछता कि DST का पूरा नाम क्या है, विस्तार रूप क्या है, तो आप क्या जाते हैं, क्या इसका ए होता है या बी होता, जल्दी जवाब दो इसका, क्या होता, ए या बी, जल्दी फास्ट। अभी भी जवाब नहीं आ रहे हैं, कमेंट करने में कंजूसी कर रहे हो, लाइक करते रहो। तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्टेड जनरल ऑफ ट्रेनिंग। यानी अगर DST होगा तो इसका ऑप्शन बी होगा। अगर आपका DGENT है तो किसके साथ जाओगे, आप जाओगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। आज के टाइम पे DGENT को हम किस नाम से जानते हैं, DST के नाम से जानते हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अभी मैंने 2 दिन पहले लेक्चर लिया था, उसमें आपको बताया था कि क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी है, उसके कितने नाम है, आपको हिंदी में मैंने अलग बताया था, इंग्लिश में मैंने आपको अलग बताया था। तो ये क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा, क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है उसके, इसके अलावा और कौन कौन से नाम है, क्या उसको हम कंडीशनिंग थ्योरी के नाम जानते हैं, क्या उसको हम ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम जानते हैं, क्या उसको हम कंडीशनड रिफ्लेक्स थ्योरी के नाम जानते हैं, या फिर हम उसको CR थ्योरी के नाम जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, अलग नाम क्या है, तो मैंने बताया था भाई आपको, जो ये थ्योरी है किस पे फोकस किया था, कंडीशनिंग पे। किस पे फोकस किया था, कंडीशनिंग पे फोकस किया था ना आपका। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा आपका कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसका अलग नाम क्या है, तो मैंने ये बताया था उसका जो मेन फोकस था किस पे था, कंडीशनिंग पे था। किस पे था, कंडीशनिंग पे। क्या हुआ था, वहां पे एक खाना था, खाना क्या था आपका, एक आपका एक क्या था, नेचुरल स्टिमुलस था। क्या था खाना आपका, नेचुरल स्टिमुलस। और वहां पे जो घंटी था क्या था, आर्टिफिशियल स्टिमुलस। क्या था, आर्टिफिशियल स्टिमुलस। तो दोनों का क्या हुआ था, वहां पे कंडीशनिंग किया गया था, यानी कि खाने को घंटी के साथ किया गया था, एसोसिएट किया गया था। क्या किया गया था, एसोसिएट किया था। जो थॉर्नडाइक साहब थे उनका एक नियम था, सीखने का जो नियम था, कौन सा था, एसोसिएशन का नियम। तो पालो साहब ने क्या किया, अपने थ्योरी में एक तरह से उन्होंने अप्लाई किया था। कैसे किया था, उन्होंने खाने को किसके साथ जोड़ा था,
घंटी के साथ जोड़ा था। क्या किया था? एक तरह से कंडीशनिंग किया था दोनों को। क्या किया था? कंडीशनिंग किया था ना वहां पे। तो उन्होंने क्या किया था? एक तरह से एसोसिएट किया था दोनों को, एक तरह से जोड़ दिया था। क्लियर है? तो अगर देखा जाए तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का मेन फोकस किस पे था? तो कंडीशनिंग पे था। किस पे था? कंडीशनिंग पे था। तो हम इसको कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस बहुत पहले आया था, तो हम इसलिए इसको ऑल्डेस्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं हम, और कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। और ये इतना फेमस हुआ कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में किस नाम जानते हैं? हम इसको शॉर्ट फॉर्म में सीआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अभी भी जवाब नहीं आ रहा किसी के कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, यानी जो आपका मॉडर्न साइकोलॉजी है, इसके फादर कौन है, इसके पिता कौन है? क्या इसके वुडवर्थ है, क्या विलियम वुंट है, क्या इसके अरस्तु है, या फिर स्किनर है? कौन है? जल्दी जवाब दो कमेंट बॉक्स में। जवाब नहीं आ रहा किसी का भी। पेपर में तो सबके सही हो रहे हैं, यहाँ पे कोई कमेंट नहीं कर रहा। तो क्या होगा इसका? वुडवर्थ होगा, विलियम वुंट होगा, अरस्तु होगा, या फिर स्किनर? जल्दी जवाब दो 5 सेकेंड में। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? विलियम वुंट। ये आपके कौन है? मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है? ये आपके फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे उड़ जाएगी चिड़िया ये अगर नहीं पकड़ोगे तो। ध्यान से इसलिए कहता हूं पढ़ लो, पढ़। देखो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा हूं कि लर्निंग इज है। लर्निंग क्या आपका केस है, क्या इफेक्ट है, या फिर दोनों है, या फिर नन ऑफ दी, जिसमें से कोई नहीं है? तो मैंने आपको बताया था, एक होता है हमारा लर्निंग, दूसरा होता है हमारा टीचिंग। क्या होता है? एक होता है हमारा लर्निंग, दूसरा होता है हमारा टीचिंग। तो लर्निंग क्या चीज है हमारा? तो लर्निंग क्या होगा? जल्दी जवाब दो। तो लर्निंग हमारे क्या इफेक्ट है? क्या है? इफेक्ट है। और केस के बारे में बात करें तो केस हमारे क्या है? टीचिंग है। क्या है? टीचिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका टीचिंग क्या है, तो टीचिंग आपका केस है। अगर लर्निंग क्या है, तो लर्निंग आपका इफेक्ट है। केस मतलब ये आपका ये प्रभाव है, ये कारण है। टीचिंग के कारण, टीचिंग क्या है आपका? जो आपका शिक्षक है क्या है? वो आपका कारण है। और उसका प्रभाव क्या है? उसका प्रभाव आपका लर्निंग है। तो इफेक्ट क्या है? ये आपका लर्निंग है, प्रभाव आपका। क्लियर है? किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे दो, कमेंट करते रहो। क्या होगा? सही है ना इसका? किसी को डाउट तो नहीं है? चलो आगे देखते हैं। हमने इसको इफेक्ट, लर्निंग इज, हमने इफेक्ट क्यों बोला? लर्निंग हमारा क्या होता है? चलो आगे देखते हैं, इसको आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इंडिकेट द लर्नर्स लर्न्स, यानी जो सीखने का जो आपका सिद्धांत है, सीखने का जो प्रिंसिपल है, वो विद्यार्थी के लिए क्या इंडिकेट करते हैं, क्या संकेत करता है? क्या कहता है? हाउ कहता है, क्या वेन कहता है, वाई कहता है, व्हाट? क्या चीज कहता है आपका? सीखने के सिद्धांत ये कहता है कि आप कैसे सीखोगे, या फिर आप कब सीखोगे, आप क्यों सीखोगे, आप क्या सीखोगे। तो जो आपका सीखने का जो सिद्धांत है क्या कहता है? कब सीखोगे या वेन कब सीखोगे, कब सीखोगे, क्या चीज है? कोई बताएगा क्या होगा इसका? जवाब दो कमेंट बॉक्स में। कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा, जल्दी जवाब दो। तो इसका हो जाएगा आपका हाउ। क्या होगा? कैसे। यानी जो सीखने का सिद्धांत है, ये लर्नर के लिए आपका ये इंडिकेट करता है कि आप कैसे सीखोगे, आप कैसे सीखोगे। चलो इसको हम देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग हमारे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग क्या कहता है? लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम स्टिमुलेशन, यानी कि क्या है हमारा? ये कहता है आपका जो हमारा लर्निंग है क्या एक संवेदना का परिणाम है। यहाँ पे देखो ये कह रहा कि आपको लर्निंग करना है तो आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट? एक्टिविटी। आपको एक्टिविटी आप करोगे तो आपकी रिक्वायरमेंट है किसके लिए? लर्निंग करने के लिए। तीसरा देखो, तीसरा पेपर में आपसे पूछा जाता है लर्निंग बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि विलिंग ऑफ लर्न। यानी कि ये चीज क्या बता रहा है कि आज चीजों के, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था हमारा? चिड़िया आ गई वापस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके क्या मेंशन था? लर्निंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, यानी कि जो आपका सीखने का जो सिद्धांत है क्या इंडिकेट कर रहा था? हाउ, यानी सॉरी वेन, हाँ सॉरी हाउ, यानी कि आप कब सीखोगे, कैसे सीखोगे, आप कैसे सीखोगे। तो आप कैसे सीखोगे? आप एक्टिविटी करोगे तो सीखोगे, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखोगे, आपका मन होगा तब सीखोगे। आप आपके सामने क्या होगा? एक तरह से संवेदना होगा, ठीक है, तो अब आप सीखोगे। क्लियर है? आप कब सीखोगे, ठीक है, आप कैसे सीखोगे ना। क्लियर है ना? चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है? डिजिटी ए पार्ट ऑफ, यानी डिजिटी के पार्ट क्या आपका? तो किसका आपका? ये हो जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है इसका? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहो, मैं चेक कर रहा हूं हर किसी का। ये क्वेश्चन मैंने पेपर में दिया था, सबके क्वेश्चन सही है।
यानी कि आपको पता है इसके बारे में, क्या आपको पता है इसके बारे में, क्लियर है। पर अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाता कि DGENT, यानी अगर ई आगे मेंशन होता तो इसका पार्ट क्या होता आपका, फिर किस में आता हो। अगर आपसे ये पूछा जाए DGT आपका किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो किसमें आएगा आपका, ये आएगा आपका डायरेक्टेड, किसमें आएगा आपका, किसमें आएगा ये बताएगा कोई, तो ये आएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगर यहाँ पे DST ना होकर अगर यहाँ पे क्या मेंशन होता, DGENT होता अगर, यानी जो पुराना था आपका जो DST था ना, ये तब का, अब तो इसका नाम DST हो गया, पहले तो इसका नाम DST नहीं था ना, इसका नाम कुछ और था, क्या था नाम इसका, DGNET था ना आपका, क्लियर है। तो आपका किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता था, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता था, कमेंट बॉक्स में जवाब दो। अगर आपका DGENT होता तो क्या इसका ऑप्शन ए होता, बी होता, सी होता, डी होता, क्या होता, कमेंट बॉक्स में जवाब दो फटाफट। अगर आपसे पूछा जाता DGENT जो है ये आपका किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये अगर आता आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। पर यहाँ पे अब ये चीज चेंज हो गया है, क्या हो गया, ये चीज अब चेंज हो गया, जो DST है ये अब किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो अब ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्लियर है। कब आया था ये, कब आया था, ये आया था आपका 2014 में, कब आया था 2014 में, कब आया था 15 नवंबर 2014 को आया था, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे नीचे देखो क्या है, DGT यानी कि डायरेक्टेड जनरल ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि क्या आपका इसके भारत स्किल इंडिया में आपका आता है, आपका क्या आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। शायद चीज आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने इसलिए पेपर में दिया, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको कवर किया था, टेस्ट पेपर में दिया था। इसमें आपसे ये पूछ रहा हूं कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है, यानी कि जो आपका जो प्रिंसिपल है ना, टीचिंग का जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, तो टीचिंग का ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें क्या होता है, जो बच्चे जो जानते हैं उसको आपको क्या बनाना, बेस बनाना। यहाँ पे देखो क्या मेंशन है, बेस यानी कि आधार, जो ट्रेनी जो चीज जानते हैं उसको आप उसका आधार बनाओ, और जो चीज वो नहीं जानता उस आपने जो आधार बना लिया है उसी के आधार पर जो चीज वो नहीं जानता आप उस चीज को बताओ, क्लियर है। सपोज करो आप अभी CITS में हो, तो आपने क्या किया, ITI किया है ना CITS में जाने के लिए, तो जो आपका जो इंस्ट्रक्टर है उसने क्या किया, आपने जो ITI में पढ़ा उसको अपना बेस बनाया, उसने आधार बनाया, और उसी चीज पे जो चीज आप नहीं जानते हो, तो क्या नहीं जानते हो, आपको स्किल नहीं पता ना, आपने वहां से नॉलेज ले लिया, आपको स्किल नहीं है, तो इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, जो चीज आप जानते हो उसका आधार बनाया, और उसी के आधार पर चीज आपको सिखा रहा है, यानी जो चीज आप जानते हो उसको बेस बनाओ, और जो चीज नहीं जानते हो उस चीज को सिखाओ। तो आपका जो टीचर होता है ना, जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है, ये चीज अप्लाई करता है। ये चीज किस में आता है, आपका ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा, यानी ज्ञात से अज्ञात की तरफ, ठीक है, नॉन से नॉन की तरफ, क्लियर है। जो चीज आपको पता है आप उसका आधार बनाओ, जो चीज नहीं पता है आपने आधार बना लिया, तो जो चीज आप नहीं जानते हो आप उसके बारे में अच्छे से जान सकते हो। ये चीज शायद आपको क्लियर हो गया होगा, कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूँ कि विच प्रिंसिपल ऑफ द पार्टिकल ऑफ टीचिंग इनकरेक्ट, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मैंने आपको पढ़ाया था ना, यानी जो प्रिंसिपल ऑफ द टीचिंग, हाँ, यानी आपसे ये पूछ रहा हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मैंने आपको पढ़ाया था, एक हफ्ता प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, एक हमारा कैसा था, एक हमारा था साइकोलॉजिकल और एक था हमारा जनरल। तो साइकोलॉजिकल था एक हमारा, ये जनरल था, ये हमारा कौन सा जनरल वाला है, क्या हमारा जनरल वाला। तो ये पूछ रहा है आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के लिए गलत है, इनकरेक्ट है, कौन सा है। क्या हमारा प्रिंसिपल ये गलत है, साइकोलॉजिकल तो लॉजिकल हमें नहीं पढ़ाना चाहिए, क्या ये चीज गलत है, बिल्कुल सही है। पहला नियम ये कहता है कि जो ट्रेनर जो चीज जानता है, जिसमें इंटरेस्ट है उसका, जो उसके अनुकूल है आप उसको बताओ। अगर वो चीज उसको समझ में आ गया तो जो चीज लॉजिकल है अगर आप उसके बाद में बताओगे तो उसको समझ में आएगा, यानी ये चीज आपका सही है। बी ऑप्शन अभी हम बाद में देखेंगे, सी देख लेते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले आप जब टीचिंग कर रहे हो तो आपको सबसे पहले सिंपल बातें बतानी है, सिंपल बात बताओगे तो जो बच्चा है एक तरह से अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट आपके ऊपर लगाएगा। तो अगर वो सिंपल चीज समझ गया तो अगर उसके बाद आप उसे कॉम्प्लेक्स यानी कठिन चीज बताओगे ना, तो जो आपका ट्रेनीज है अच्छे से समझेगा। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखते हैं, सीन टू अनसीन, यानी सबसे चीज आपको क्या बताना है, सबसे पहले जो ट्रेनीज जो चीज आपको दिखाई दे रहा है उसको बारे में बताओ आप, और जो चीज आपका अनसीन है उसको आप में बाद में बताओ। पर बी ऑप्शन आपका क्या कह रहा, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे देखो डायग्राम आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये कौन सा आपका डेलकॉन एक्सपीरियंस, यहाँ पे क्या आपका
कंक्रीट है। यहाँ पे क्या आपका अपस्ट्रेक है, अपस्ट्रेक का एंगल यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो आप डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस, यानी कि सबसे बेस्ट आप कहाँ पे सीखते हो, तो कंक्रीट में सीखते हो। सबसे कम आप कहाँ पे सीखते हो, तो आप सीखते हो आप किसमें सीखते हो, आप यहाँ पे सीखते हो ना। सबसे कम कहाँ पे सीखते हो, आप यहाँ पे सीखते हो, यानी कि आप यहाँ पे सीखते हो, आप स्टैक पे सीखते हो सबसे कम, और सबसे ज्यादा आप कंक्रीट पे सीखते हो। तो जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ये कहता है कि हमें के कहां से कहां जाना चाहिए, हमें कंक्रीट टू कहां जाना, हमें ऑब्स्टेक की तरफ जाना। यहाँ पे मैक्सिमम सीखते हैं, और यहाँ पे हम कब सीखते हैं, क्यों, यहाँ पे हम चीजों को कर रहे हैं, और यहाँ पे हम चीजों को आइडिया लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आइडिया लगाते हैं। तो हमें आइडिया नहीं लगाना है ना, जो चीज सही है उसके बारे में सबसे पहले बताओ, और जो चीज आइडिया लगाने वाला है उसको हम बाद में देखेंगे अपना। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा गलत है, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी गलत है। कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहो, किसी का भी जवाब ही नहीं आ रहा, ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ, किसी को जवाब नहीं आ रहा, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे देखते हो, अगला क्वेश्चन देखते हो। अगले क्वेश्चन में क्या मेंशन आपका, अगले क्वेश्चन में आपका ये है कि लॉ ऑफ लर्निंग इंडिकेट, यानी अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। ये क्या हमारा लॉ ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का सिद्धांत क्या इंडिकेट करता है। इससे पहले हमने देखा था जो हमारा क्या था, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का जो सिद्धांत था वो इंडिकेट कर रहा था हाउ, यानी हम कैसे सीखेंगे, यानी कि एक तरह से कैसे सीखेंगे, हम एक्टिविटी करेंगे सीखेंगे, हम एक तरह से हमारा मन होगा तो सीखेंगे। तो ये चीज था, पर हमारा जो सीखने का नियम है ये इंडिकेट करता है हम कब सीखेंगे, यानी कि कंडीशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा, ये कंडीशन की बात कर रहा है। क्लियर है, किसकी बात कर रहा, कंडीशन की। आपके सामने कैसी कंडीशन होगी तो आप सीखोगे। चलो हम देख लेते हैं कि हमारा जो ये सीखने के नियम है कैसे कैसे हैं, और हम कैसे कह सकते हैं कब सीखेंगे। तो सीखने का नियम किसने दिया था, आपके थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका है, अगले क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया नियम है, यानी थॉर्नडाइक जो साहब है उन्होंने कौन सा नियम दिया, किसका नियम, लर्निंग का नियम। उन्होंने कौन कौन सा दिया था, एक तो उन्होंने थ्योरी दिया था, कौन सा, ट्रायल और एरर थ्योरी। इसके अलावा उन्होंने क्या दिया था, कुछ सीखने के नियम दिए थे। वो नियम आपके कौन कौन से थे, चलो उसके बारे में देख लेंगे। पर अभी हम 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि थॉर्नडाइक साहब जो थे उनके द्वारा कौन सा नियम दिया गया था। क्या उन्होंने रेडियंस का नियम दिया था, क्या उन्होंने फ्रीक्वेंसी का नियम दिया था, क्या उन्होंने एक ये लॉ ऑफ रेडियंस, और ये प्रभाव, सॉरी ये आपका पता क्या है, ये आपका इफेक्ट का नियम है। क्या आपका इफेक्ट का नियम, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है। ये क्या आपका इफेक्ट का नियम है, थोड़ा सा देख लेना इसका। ये आपका फ्रीक्वेंसी का नियम है, और तीसरा आपका रेडियंस का नियम है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका प्रभाव का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रभाव का नियम हो जाएगा। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये उपयोग से भी। तो थॉर्नडाइक साहब ने क्या दिया था, ये चारों नियम, ये तीनों नियम दिए थे। अगर हम बात करें ये जो नियम है हमारे तीनों, ये हमारे इनके प्राइमरी नियम थे। क्या है, इनके प्राइमरी नियम थे। आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा प्राइमरी नियम है और कौन सा सेकेंडरी नियम है, तो रेडियंस का नियम, फ्रीक्वेंसी का नियम, और आपका तीसरा कौन सा, ये है इफेक्ट का नियम। यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे आप इफेक्ट कर लेना। क्लियर है, तो ये नियम आपके किस कौन से थे, ये आपके प्राइमरी नियम है, ये आपके प्राथमिक नियम है, ये आपके मेन नियम। किसने दिया था, थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। ये कौन से नियम आपका, सीखने के नियम है। कौन से नियम है, सीखने के नियम है। इसके अलावा उन्होंने 5 नियम और अलग दिए थे। वो कौन से थे, आपके सहायक नियम थे। कौन से थे, सहायक, या फिर क्या बोलते हैं, सेकेंडरी नियम। क्लियर है, चलो हम देख लेते हैं कौन कौन से थे। तो ईएल थॉर्नडाइक साहब ने सीखने के कुछ नियम दिए थे। एक को नाम उन्होंने प्राइमरी नियम दिया, और दूसरा नाम दिया उन्होंने सेकेंडरी का नियम। प्राइमरी नियम उन्होंने कौन से दिया, रेडियंस का नियम, दूसरा फ्रीक्वेंसी का नियम, और तीसरा इफेक्ट का नियम। तो पिछले वाले क्वेश्चन में जहां पर रेडियंस लिखा हुआ था ना, आप उसको इफेक्ट कर लेना, ठीक है। वहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, आप उसको क्या कर लेना, इफेक्ट कर लेना। तो ये आपके प्राइमरी नियम है। और कुछ उन्होंने सेकेंडरी नियम दिया, या फिर जिसे बोलते हैं सहायक या फिर गौड़ नियम। इसमें क्या था आपका, मेंटिलिटी या फिर डिस्पोजिशन का नियम, या फिर मल्टीपल रिस्पॉन्स का नियम, या फिर पार्टिकल एक्टिविटी का नियम, या फिर आपका एनालॉजी या फिर एसिमिलेशन का नियम, या फिर आपका लास्ट क्या है, एसोसिएशन का नियम। तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये थ्योरी किसने दिया था, ये थ्योरी किसने दिया था, ये जो थ्योरी है आपकी, ये क्या प्राइमरी नियम है, ये क्या सेकेंडरी नियम है। तो आपसे पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है वो। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशनशिप टू एजुकेशन इज नोन एज, यानी कि शिक्षा के संबंध में, यानी कि एजुकेशन के संबंध में ह्यूमन का जो बिहेवियर है का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है। क्या वो साइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है, क्या वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है, क्या एजुकेशन के रूप में जाना जाता है, या फिर स्किल के रूप में जाना जाता है।
तो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो मानव का जो बिहेवियर है किससे रिलेशन है? एजुकेशन से। किससे रिलेशन है? एजुकेशन से। अगर आप मानव का जो बिहेवियर है, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसके बिहेवियर में जो चेंज हो रहा है किसकी वजह से? एजुकेशन की वजह से। तो हम उसको किस नाम से जानते हैं? कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहो, क्या होगा इसका? तो मैंने आपको बताया था कि अगर ह्यूमन का अगर बिहेवियर अगर एजुकेशन की वजह से चेंज हो रहा है, तो अगर आप उसका स्टडी करते हो, यहाँ पे देखो ये अगर मेंशन आया तभी, अगर ये चीज नहीं होगा ना तो आपका साइकोलॉजी में नहीं आएगा, फिर किस में चला जाएगा? आपका एजुकेशन में या लर्निंग में चला जाएगा आपका। पर अगर आपके सामने आता है स्टडी, यानी कि जो ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है किसकी वजह से? एजुकेशन की वजह से। हाँ, अगर यहाँ पे एजुकेशन नहीं होता, इन्वायरमेंट वगैरह होता, तो हम किसके साथ जाते हैं? साइकोलॉजी के साथ जाते हैं। पर यहाँ पे क्या है? एजुकेशन है, तो हम क्या होगा इसका? एजुकेशन साइकोलॉजी। क्लियर है? चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एजुकेशन इज नॉन इज द एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो यहाँ पे क्या मेंशन है? यहाँ पे ये है कि अगर ह्यूमन का जो बिहेवियर है आप उसका स्टडी कर रहे हो, यानी उनका जो बिहेवियर है अगर एजुकेशन के रिलेटेड में उसका अगर बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो हम इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। आपसे ये पूछ लिया जाता है, इसके दो मेन फैक्टर होते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो दो मेन फैक्टर होते हैं कौन कौन से? इंट्रोस्पेक्शन और दूसरा होता है हमारा ऑब्जर्वेशन। आपसे पूछ लिया जाता है पेपर में कि इंट्रोस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन इसके कौन से दो मेन पार्ट है, तो ये चीज है। यानी कि अगर हम बात करें एजुकेशन साइकोलॉजी का एम क्या है, तो इसका एम आपका ये है, आपकी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को डेवलप द्वारा क्या करना? इंप्रूवमेंट करना। क्या करना? इंप्रूविंग करना। यानी कि आपकी जो लर्निंग है और आपकी जो टीचिंग है उसको किसको? डेवलप मेथड द्वारा उसको क्या करना है? इंप्रूव करने के मेथड को क्या कहते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। यहां तक किसी को डाउट है? यस या नो कमेंट बॉक्स में जवाब दे दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये भी बताओ कि आज का टेस्ट कैसा लगा आपको? किसको ज्यादा उम्मीद है कि आपके हाईएस्ट नंबर होंगे? टॉपर कौन है आज का, कोई बताएगा? चलो इसके बारे में डिस्कस हम रात के 8 बजे वाली क्लास में करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन देखो वही आ गया, अभी मैंने आपको बताया सेम वही आ गया। यानी कि ये देखो डेस्ट दिस, यानी ऑब्जर्वेशन ऑफ द मेन फैक्टर स्टडी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। यानी कि ऑब्जर्वेशन के अलावा ऐसा दूसरा कौन सा फैक्टर है जो एजुकेशनल के लिए मेन फैक्टर है? क्या होगा उसका? डेवलपमेंट प्रोसेस होगा, इंट्रोस्पेक्शन हो गया, या फिर ऑब्जर्वेशन हो गया, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन क्या है? एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो क्या होगा इसका? कमेंट बॉक्स में जल्दी जवाब दो, क्या होगा इसका? ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा इसका? जल्दी जवाब नहीं आ रहा किसी का भी। अभी मैंने बताया आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या मैंने बताया? इंट्रोस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन इसके दो मेन फैक्टर होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? सेल्फ स्टडी। क्लियर है? आगे बढ़े? चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये आपका, जो साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन आया था ना, तो अलग अलग सेंचुरी में उसका नाम अलग अलग था। क्या था उसका नाम? अलग अलग था। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कौन सी सेंचुरी में, कौन सी शताब्दी में हमने साइकोलॉजी को क्या कहा था? साइंस ऑफ बिहेवियर कहा था। तो कौन से ईयर में किया था हमने? क्या हमने 16वीं सेंचुरी में किया था, कहा था? क्या हमने 16वीं और 18वीं सेंचुरी के बीच में कहा था? क्या हमने 19वीं सेंचुरी में कहा था? या फिर 20वीं सेंचुरी से अभी तक हम इसको साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर के नाम से जानते हो? क्या होगा इसका? कमेंट बॉक्स में जल्दी जवाब दो, जल्दी। क्या होगा इसका? ए, बी, सी या फिर डी? चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो जो आपका साइकोलॉजी का जो डेफिनेशन है अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिया गया था। तो साइंस ऑफ बिहेवियर आपका 20वीं सेंचुरी से अभी तक प्रेजेंट है। क्लियर है? इससे पहले क्या थे इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या आपका? साइंस ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का विज्ञान कौन सी ईयर में किया गया था? तो ये आपके 500 से लेकर 16वीं सेंचुरी तक किया गया था। वहां पे ये कहा गया था कि जो आपका जो साइंस है, यानी जो आपका साइकोलॉजी है, उसके साइकोलॉजी का जो आपका बिहेवियर है, जो आपका वर्क है, उस पर फुल्ली कंट्रोल कौन करता है? सोल करता है। तो हम ये एक तरह से आत्मा को ना तो एक तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ना तो मेजर कर सकते हैं। तो हमने कहा भाई ये डेफिनेशन तो गलत है। फिर उसके बाद क्या हुआ? आपके 17वीं से लेकर 18वीं सेंचुरी से लेकर जो साइकोलॉजी का डेफिनेशन चेंज हो गया, और क्या हो गया? साइंस ऑफ माइंड, यानी कि मस्तिष्क या फिर मन के विज्ञान को हम साइकोलॉजी कहते हैं। पर भाई सीधी सी बात है यार, माइंड है आपका, क्या माइंड को आप एक तरह से स्टडी कर सकते हो? आपका माइंड तो हमेशा चलता रहेगा, कभी यहाँ चलेगा कभी वहां चलेगा, आप उसका स्टडी नहीं कर सकते हो ना आप। तो उन्होंने कहा कि भी चीज गलत है। कब कहा था? 17 से लेकर 18वीं सेंचुरी तक कहा था। फिर उसके बाद इसका थोड़ा सा और चेंज हो गया डेफिनेशन, किसका? साइकोलॉजी का। फिर क्या 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 कहा गया
चेतना का विज्ञान या फिर साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस ये कहा गया। पर भाई आप भी चेतना को कहाँ मेजर कर सकते हो यार, कहाँ उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना उसको। तो उसको कब कहा गया था, 19वीं सेंचुरी में कहा गया था। और लास्ट में जो आपका साइंस ऑफ बिहेवियर है, ये आपके 20वीं सेंचुरी से लेकर अभी तक प्रेजेंट हम साइकोलॉजी को इस नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? साइंस ऑफ बिहेवियर। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है इसमें से कि जो आपके चार ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पे पहले आ चुका है, इनमें से जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन सा थॉर्नडाइक का सेकेंडरी नियम नहीं है, कौन सा सेकेंडरी नियम नहीं है? मैंने अभी आपको बताया, जो आपका ये देखो सेकेंडरी नियम नहीं है, मल्टीपल रिस्पॉन्स इनका सेकेंडरी नियम है। सबसे पहले आपसे ये पूछ लिया था कि थॉर्नडाइक साहब जो थे, साइंटिस्ट जो थे, उनने कितने प्राइमरी नियम दिए और कितने सेकेंडरी नियम दिए? तो प्राइमरी उन्होंने 3 दिए और सेकेंडरी उन्होंने 5 दिए। तो आपसे ये पूछ रहे सेकेंडरी नियम इसमें से कौन सा नियम? तो इफेक्ट का नियम, रेडिनेंस का नियम और फ्रीक्वेंसी का नियम, ये आपके प्राइमरी नियम है। बाकी इसके अलावा जो 5 नियम है कौन से हमारे? ये सेकेंडरी के नियम है। यानी कि मल्टीपल रिस्पॉन्स ये हमारा सेकेंडरी का नियम है, एसिमिलेशन का नियम ये हमारा सेकेंडरी का नियम है, एसोसिएशन का नियम ये हमारा सेकेंडरी का नियम है। आपसे पूछ लेता है पेपर में कि लेसन प्लान में आप जो ये जो आपका नियम है कौन सा? एसोसिएशन का नियम। हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं? हम इसका यूज करते हैं कहाँ पे? प्रेजेंटेशन में। कहाँ पे करते हैं? प्रेजेंटेशन में। और इफेक्ट का कहाँ पे करते हैं? हम इसको करते हैं टेस्ट में करते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी बताया आपको, ये आपके प्राइमरी नियम है। ये देखो इफेक्ट का नियम, ये क्या आपका इफेक्ट नियम, किसमें आ रहा है? आपका प्राइमरी नियम में। बाकी जो आपका आपका कौन सा? डिपोजिशन, आपका मल्टीपल पर रिस्पॉन्स, पार्टिकल एक्टिविटी और आपका लास्ट का था एसोसिएशन नियम। ये कौन सा नियम? आपका सेकेंडरी नियम है। कैसे नियम है? सेकेंडरी नियम। ये कितने आपके? 5 है और ये कितने आपके? 3 है। तो आपसे पूछ लेता है कि प्राइमरी नियम आपके कितने हैं? तो 3 है। किसने दिया था? थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। सेकेंडरी नियम कितने आपके? 5 है। किसने दिया था? थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। क्लियर है? यहाँ पे देखो ये प्राइमरी नियम है आपका, ये सेकेंडरी नियम है। कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये प्रिपरेशन में यूज करना है आपको, ये एप्लीकेशन में, ये टेस्ट में और ये प्रेजेंटेशन में। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा एजुकेशन ही, यानी एजुकेशन क्या है? चेंज इन बिहेवियर है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है, या फिर स्टडी ऑफ चेंज इन बिहेवियर है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो आपका एजुकेशन क्या है? कमेंट बॉक्स में जल्दी जवाब दो, जल्दी। भाई आपका जवाब नहीं आ रहा यार, इससे क्या मतलब है यार? पेपर में सबके बेस्ट नंबर आया, मैं भी बता रहा हूँ। सबके लगभग 80% करेक्ट करके है। हर किसी का नंबर 80 प्लस करके है। आप सोच लो आप कितने एक तरह से एफर्ट दिखा रहे हो। तो कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पर कहीं ना कहीं कंजूसी कर रहे हो। यहाँ पे आप जल्दी कमेंट करो, क्या इसका ए होगा, क्या इसका बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो एजुकेशन क्या आपका? तो एजुकेशन है आपका चेंज इन बिहेवियर। क्या है? चेंज इन बिहेवियर। अगर आपसे पूछे चेंज इन बिहेवियर क्या है, तो एजुकेशन या फिर आपका लर्निंग है। अगर आपसे पूछा स्टडी ऑफ बिहेवियर, कि आपका क्या है? ये आपका क्या चीज है? ये चीज क्या आपका? स्टडी ऑफ बिहेवियर या फिर स्टडी ऑफ चेंज इन बिहेवियर क्या चीज है आपका? ये दोनों आपका साइकोलॉजी है। क्या आपका? साइकोलॉजी है। और ये क्या आपका? ये आपका एजुकेशन या फिर लर्निंग है। क्या है? एजुकेशन या फिर लर्निंग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो। थोड़ा इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये 2 चीज से मिलकर बना है, एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी, यानी कि हमारा क्या हो गया? एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गया। ठीक है? दूसरा क्या हमारा जो एजुकेशन है, इसका मतलब होता है चेंज इन बिहेवियर। ठीक है? और जो हमारा साइकोलॉजी है, इसका मतलब होता है हमारा स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्या होता है? स्टडी ऑफ बिहेवियर। अगर हमने दोनों को जोड़ दिया यहाँ पे, यानी कि चेंज इन बिहेवियर और स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो हमारा बन जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या बन जाता है हमारा? एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्लियर है? याद है? किसी को डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपसे पेपर में ये भी पूछ लेता है कि साइकोलॉजी एक ही शब्द से मिलकर बना है। तो साइकोलॉजी को हमने 2 भाग में डिवाइड किया। एक को मैंने नाम दिया साइकी, दूसरे का नाम है लोगस। साइकी मतलब होता है आपका सोल या फिर आत्मा, और स्टडी, लोगस का मतलब होता है आपका स्टडी करना या फिर नॉलेज या फिर साइंस। यानी कि अगर देखा जाए आपसे भी पूछ लेता है कि साइकोलॉजी कौन सा वर्ड है, जो साइकोलॉजी है कौन से वर्ड है, ये कौन से 2 वर्ड है, जो साइकी और लोगस है, तो आपके कौन से शब्द है? ग्रीक वर्ड है। कैसे वर्ड है? आपके ग्रीक वर्ड है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। तो इसमें आपसे ये पूछ रहा हूं कि अदर नेम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, यानी जो पीओटी है आपका, इसके अदर नाम क्या है? इसके अलग नाम क्या है इसका? तो क्या इसका टीएम भी है? क्या इसको हम टीटी भी बोलते हैं? क्या इसको हम एमओआई भी बोलते हैं, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। क्लियर है?
इसके सारे नाम है आपके, ट्रेनिंग मेथोलॉजी भी है, टीचिंग टेक्निक भी है, और आपका क्या मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन भी है, और इसका नाम अभी तो आपकी किताब में जो है क्या ट्रेनिंग मेथोलॉजी। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा हूं कि आपका जो ये देखो क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास और एक बच्चे के विकास के व्यवस्थित व्यवस्थित अध्ययन है। यानी कि साइंटिस्ट ने ये कहा, कि साइंटिस्ट ने ये कहा, क्या कहा यहाँ पे देखो, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एजुकेशन। यानी कि साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये आपके एजुकेशन का सिस्टमेटिक वे है। तो किसने कहा? तो ये कहा था आपको, किसने कहा था? आपके स्टीफन ने कहा था, पील ने कहा था, या फिर क्रो एंड क्रो ने कहा था, या फिर आपके ये स्किनर ने कहा था? किसने कहा था ये चीज? कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में जवाब दो जल्दी। तो ये किसने कहा था? ये कहा था आपके स्टीफन ने कहा था। स्टीफन ने कहा कि जो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये क्या चीज है आपका? ये एक सिस्टमेटिक स्टडी, सिस्टमेटिक वे है। किसके लिए? कि आप अपने जो एजुकेशन है उसका कैसे ग्रोथ करोगे, कैसे डेवलप करोगे, उसका सिस्टमेटिक वे है आपका, सिस्टमेटिक तरीका क्या, कैसे ग्रोथ करोगे। क्लियर है? किसने कहा था? स्टीफन ने कहा था। चलो हम इसको अच्छे से आगे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मेंशन है, स्किनर ने कहा क्या? स्किनर ने ये कहा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। स्किनर ने ये कहा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है आपका, साइकोलॉजी की वह ब्रांच है जो किससे संबंधित है? आपकी टीचिंग से और लर्निंग से संबंधित है। क्लियर है? किस लिए? आपकी टीचिंग को और आपकी लर्निंग को बेस्ट बना सके। तो किसने कहा था? आपके स्किनर साहब ने कहा। क्रो ने क्या कहा कि आप जन्म से लेके आप बुढ़े अवस्था तक जब भी बढ़ते हो तो आपका एक्सपीरियंस क्या होता है? बढ़ता रहता है, आपका एक्सपीरियंस चेंज होता रहता है। तो आज आपका जो एक्सपीरियंस है उसका एक्सप्लेन और डिस्क्राइब करना ही हमारा क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी है। जबकि फील्ड ने क्या किया? फील्ड ने ये कहा कि जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये शिक्षा विज्ञान है, साइंस ऑफ साइंस है। यहाँ पे देखो क्या कहा उन्होंने, साइंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का विज्ञान को हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। पर स्टीफन ने कहा, स्टीफन ने कहा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी वो सिस्टमेटिक तरीका है जिससे आप अपने एजुकेशन को ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकते हो। किसके लिए? चाइल्ड के लिए। यानी कि आप जो पढ़ रहे हो ना उसका एक सिस्टमेटिक वे को हम क्या कहते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी। किसने कहा? स्टीफन ने कहा। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं कि इनमें से किसे किसे प्रथम मनोवैज्ञानिक यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी कहा जाता है? किसे कहा जाता है एजुकेशन साइकोलॉजी? एजुकेशनल साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके थॉर्नडाइक साहब को। किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक साहब को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक साहब को जाता है। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहो। चलो मैं इसको थोड़े से अच्छे से आपको समझा देता हूँ, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये आपके है थॉर्नडाइक साहब है। कौन है? थॉर्नडाइक साहब। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? तो इन्होंने दी थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अभी मैंने आपको पीछे बताया था, कुछ इन्होंने सीखने का नियम भी दिया था, यानी कि लॉ ऑफ लर्निंग भी दिया था। किसने दिया? थॉर्नडाइक साहब ने। किस पर रिसर्च किया? बिल्ली पे किया था। किस देश के साइंटिस्ट थे? तो आपके अमेरिकन थे। क्लियर है? याद है? किसी को डाउट? हाँ, डाउट है किसी को? तो यहाँ पे क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? यहाँ पे देखो आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी इन यूएस, यानी कि यूएस में, अमेरिका में इन्हें किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्लियर है? क्लियर है ना यहाँ तक? किसी को डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा हूं कि जो आपके लॉ ऑफ मल्टी रिस्पॉन्स है किसने दिया? यानी जो सीखने का नियम है, कौन सा? लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। किसने दिया? अभी मैंने आपको बताया था पीछे। जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, क्या होगा इसका? क्या इसका ए होगा थॉर्नडाइक, क्या इसका दूसरा होगा हॉल, या फिर फ्राइड, या फिर पाउलो? किसने दिया था? पाउलो ने दिया था क्या? हे भगवान किसने दिया था मल्टीपल रिस्पॉन्स नियम? तो ये आपके दिया था थॉर्नडाइक साहब थे। किसने दिया था? थॉर्नडाइक साहब ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक साहब ने। ये कौन सा नियम आपका? क्या ये प्राइमरी नियम है या सेकेंडरी नियम है? कमेंट बॉक्स में जल्दी जवाब दो। कैसा नियम है ये? प्राइमरी या सेकेंडरी? मल्टीपल रिस्पॉन्स अभी मैंने आपको बताया। तो यही आपका है सेकेंडरी नियम। क्या है? सेकेंडरी नियम। प्राइमरी कौन से नियम है आपका? आपके फ्रीक्वेंसी का नियम हो गया, रेडिडेंस का नियम है आपका, और तीसरा आपका कौन सा? इफेक्ट का नियम। ये आपके कौन से? प्राइमरी नियम है। पर आपका मल्टीपल रिस्पॉन्स कैसा है? सेकेंडरी नियम। शायद चीज आपको क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं, द प्राइमरी बेसिक रूल ऑफ लर्निंग इज द रिलेटेड टू, यानी जो सीखने का जो प्राइमरी नियम है, प्राइमरी बेसिक मूलभूत नियम है, वो किससे संबंधित है?
क्या आपके अभ्यास से, थॉट प्रैक्टिस से, क्या आपके आपके देन द रिजल्ट से, आपके आपके रिजल्ट के उपेक्षा से, या फिर आपके किससे, आपकी प्रशंसा से, अप्रिसिएशन से, या फिर आपके रेडिनेंस से। यानी जो सीखने का सिद्धांत है उसका प्राइमरी बेसिक रूल क्या है उसका, तो बेसिक रूल आपसे यही तो कहता है, आपका बेसिक रूल क्या है इसका, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। तो ये आपका तत्परता से यानी कि रेडिनेंस है। यानी तत्परता का नियम, रेडिनेंस का नियम आपका ये कहता है कि जब तक जो आप क्लास में जाते हो, अगर ट्रेनिज का मन नहीं है सीखने का, तो आप कुछ भी कर लो, आपका जो ट्रेनिज है सीख नहीं सकता वो। तो जो हमारी जो प्राइमरी का जो बेसिक रूल है, सबसे पहले कौन सा होता है, रेडिनेंस का नियम। आप सबसे पहले आपको ये देखना है कि बच्चा समझना चाहता है, नहीं सीखना चाहता है। अगर उसका मन होगा तो सीखेगा, मन नहीं होगा तो नहीं सीखेगा। तो हमें ऐसा कुछ करना है कि उसका मन हो जाए, उस चीजों को सीखे। तो बेसिक रूल क्या आपका, बेसिक रूल आपका है रेडिनेंस। क्या है, रेडिनेंस है आपका। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। 4-5 और कर लेते हैं, फिर लास्ट में फिर 8 बजे लाइए लास्ट को, मतलब कि रात के 8 बजे फिर दोबारा आएंगे। तो वहां पे हम रिजल्ट भी अनाउंस करने वाले हैं, किसने आज के टेस्ट पेपर में टॉप किया है। टॉप 10 बच्चों का नाम भी लेंगे, आपका भी नाम हो सकता है उसमें। क्लियर है, तो वहां भी आप एक तरह से लाइव आना है आपको 8 बजे, सबको आना है। जितने में आप अभी जितने भी वीडियो देख रहे हैं ना, सबको मैं कह रहा हूँ रात को 8 बजे आना है आपको लाइव। फिर ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिया, यानी सीखने का नियम किसने दिया। भाई मैंने 4-5 बार रिपीट कर दिया, अब तो जवाब दे दो इसका। सीखने का नियम किसने दिया, क्या पॉलो साहब ने दिया, स्किनर ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, फिर कॉलर ने दिया, किसने किया। कमेंट बॉक्स में जवाब दो फटाफट। क्या होगा इसका, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा। भाई मैंने अभी बताया यार, थॉर्नडाइक साहब ने, उन्होंने 3 दिए प्राइमरी नियम और 5 सेकेंडरी नियम। किसने दिया था, थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा मेरा पहले ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपसे ये पूछा जा रहा कि एसिमिलेशन के नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, थॉर्नडाइक साहब द्वारा किया गया था। किसने किया था, थॉर्नडाइक साहब ने किया था। ये कोई कैसा नियम है, प्राइमरी नियम है, सेकेंडरी का नियम है। तो ये आपका सेकेंडरी नियम है। कौन सा है, क्या ये थ्योरी है, लर्निंग है, क्या चीज है आपका, क्या ये सीखने का सिद्धांत है या सीखने का नियम है। तो ये आपका सीखने का नियम है। क्या है, सीखने का नियम है। किसने दिया था, थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। क्या प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तो ये आपका सेकेंडरी नियम है। इसमें क्या होता है कि आत्मीकरण यानी कि एसिमिलेशन के नियम। जब आपके सामने सिमिलर 2 प्रॉब्लम आता है ना, आपके सामने एक सिमिलर प्रॉब्लम, सपोज करो आप कोई प्रॉब्लम पहले फेस कर चुके हो, अगर वही प्रॉब्लम आपके सामने अगर आएगा तो आप उस प्रॉब्लम को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से दूर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने ये प्रॉब्लम पहले फेस कर चुके हो, तो आप इसका सोल्यूशन आपको पता है, तो आप इसको दूर कर सकते हो। क्लियर है, तो ये हमारा एसिमिलेशन का नियम। इसका दूसरा क्या नाम है, एनालॉजी का नियम। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है इसमें कि जब अध्यापक यानी जब टीचर एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है, तो कौन सा वो प्रयोग कर रहा होता है। यानी कि जो आपका एक टीचर है, ठीक है, आपके क्या टीचर है, क्या आपका टीचर है, और वो आपका ट्रेनिंग के लिए कब रियलाइज करेगा कि आपका जो ट्रेनिंग है बिल्कुल सक्सेस हो गया, तो उसके लिए क्या यूज करेगा। क्या वो आपका रेडिनेंस के लिए यूज करेगा, क्या प्रैक्टिस का यूज करेगा, क्या इफेक्ट का नियम यूज करेगा, या फिर आपका लास्ट क्या आपका ये द लॉ ऑफ मेंटल रेडिनेंस। तो कौन सा नियम यूज करेगा आपके, आपको वो चाहेगा एक तरह से रियलाइज करेगा कि आपको सक्सेस मिला या नहीं मिला। यानी हम ये कह सकते हैं आपका वो टेस्ट लेगा तभी तो पता चलेगा उसको कि आप टेस्ट में सक्सेस हो रहे हो नहीं हो रहे हो, जो उसने सिखाया आपको समझ में आया या नहीं आया। तो ये चीजों कैसे पता करेगा, क्या होगा इसका, तो आपका टेस्ट लेगा ना वो। तो टेस्ट में कौन सा नियम यूज करते हैं, तो हम उसमें करते हैं इफेक्ट का नियम। कौन सा करते हैं, इफेक्ट का नियम, यानी कि प्रभाव का नियम करते हैं। तभी तो हमें पता चलेगा ना जो चीज हमने पढ़ाया कि बच्चों को बिल्कुल उसने समझ में आया उसको या समझ में नहीं आया। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, यहाँ पे देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था इसमें। इसमें आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि एक बच्चा एक अवधारणा से सीखता है। किससे सीखता है, कॉन्सेप्ट से सीखता है। किससे सीखता है, कॉन्सेप्ट से। यहाँ पे देखो क्लियर है, यहाँ पे क्या, चिल्ड्रन लर्न कॉन्सेप्ट, यानी कि जो आपका एक लर्नर है वो किससे सीखता है, कॉन्सेप्ट से, और उसका प्रयोग करता है। क्या करता है, उसका यूज करता है। कॉन्सेप्ट से क्या करता है, लर्न करता है, और उसका क्या करता है, यूज करता है। किससे, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस हेल्प टू रिड्यूस द एरर देन दे दिस आइडिया गिवन। यानी कि क्या है, एक आपका लर्नर है, क्या है, बच्चा है, वो अपने कॉन्सेप्ट से सीखता है और यूज करके सीखता है। कैसे सीखता है, प्रैक्टिस के द्वारा। किसके द्वारा करता है, प्रैक्टिस द्वारा। और जब वो प्रैक्टिस करता है तो जो उसका जो एरर है, जो काम कर रहा है, वो बार बार रिड्यूस हो रहा है। तो ये आइडिया, ये नियम किसने दिया था, किसने दिया था, अभी मैंने बताया था। इसका नाम क्या है,
ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया था आपका? ये पूरी कहानी करने का मतलब आपको एक तरह से आपको पीछे खींच रहा है कि आपको उलझा रहा है कहानी में। तो सीधा सा मतलब ये है कि ट्रायल और एरर थ्योरी किसने दिया था? तो किसने दिया था? थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। इस पर रिसर्च किया था उन्होंने, अभी मैंने आपको बताया। इस पे किया था, बिल्ली पे किया था ना उसमें, कि बार बार खाना खाने जा रही थी, वो बार बार खाना करने जा रही थी। आप कोई भी काम करते हो, अगर बार बार करोगे तो जो आपका एक तरह से एरर है कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा ना। पहले काम सपोज करो कोई काम आप 1 घंटे में कर रहे हो, ठीक है, फिर दोबारा उसी काम को करोगे तो आपको 40 मिनट हो जाए, तीसरी बार करोगे तो 30 मिनट हो जाए। यानी जो आपका एरर है, चाहे एक तरह से टाइम है, कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा ना वो। तो हम इसको ट्रायल और एरर थ्योरी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका। इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि हाउ टू स्टडी द जनरल साइकोलॉजी, यानी कि जनरल साइकोलॉजी का आप स्टडी कैसे करोगे? क्या इसको आप ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू करोगे? क्या उसको आप एक तरह से डेवलपमेंट प्रोसेस के थ्रू करोगे? या फिर आप उसको एक्सपेरिमेंट स्टडी के थ्रू करोगे? या फिर ऑल ऑफ दिस? तो मैंने आपको अभी बताया था, चाहे जनरल साइकोलॉजी हो, चाहे आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी हो, अगर आपको स्टडी करना है तो आपको सारे मेथड आपको यूज करने हैं। सारे मेथड क्या करने हैं? आपको यूज करने हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहो। हाँ। अगर आपसे यहाँ पे ये पूछता कि आप जनरल साइकोलॉजी का सबसे दो मेन फैक्टर कौन कौन से हैं, तो क्या होता है आपका? ऑब्जर्वेशन, और दूसरा क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन। क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन यानी कि सेल्फ स्टडी। क्लियर है? चलो 2 क्वेश्चन फटाफट और कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या मेंशन है। ये आपसे ये पूछ रहा कि एटीट्यूड इज, यानी कि जो आपका एटीट्यूड होता है क्या चीज है? क्या ये डू द्वारा, जो आपके हाथ द्वारा होता है, आप कोई भी काम करते हो अपने हाथ द्वारा करते हो? क्या ये फीलिंग और इमोशनल है किसके द्वारा? आपके हार्ट के द्वारा, ठीक है? या फिर आपका नॉलेज है, क्या है? नॉलेज है, नाउन है आपका, नो है किसके द्वारा? आपके हेड के द्वारा, हेड के द्वारा, ठीक है? और लास्ट इसका ऑल ऑफ दिस। तो आपका जो एटीट्यूड है किससे रिलेटेड होता है? किससे होता है आपका? जल्दी जवाब दो कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका? क्या उसका ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? चलो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपको चीजें और क्लियर होने वाली है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या मेंशन है? जो हमारे लर्निंग के जो डोमेन होते हैं 3 होते हैं। पहला होता है हमारा कॉग्निटिव, दूसरा हमारा साइकोमोटर, तीसरा हमारा अफेक्टिव। तो जो हमारा स्किल होता है ना, हमारा स्किल, क्या हमारा जो ये कॉग्निटिव होता है, कॉग्निटिव डोमेन, ये हमारे मेंटल से होता है। किससे होता है? हमारा जो दिमाग है ना, दिमाग हमारा यहाँ पे देखो, ये हेड, ये हमारे किस में आता है? ये हमारे नॉलेज में आता है। किस में आता है? नॉलेज में। या फिर किस में आता है? हमारा कॉग्निटिव डोमेन में आता है। क्लियर है? तो इसका तो हमारा हो नहीं सकता, ये हमारा गलत है। किस में आएगा? ये हमारे नॉलेज में आएगा। अब यहाँ पे बारे में बात कर लेते हैं। डो बाय हेड, यहाँ पे देखो आप, क्या है? साइकोमोटर। साइकोमोटर क्या होता है? हमारा स्किल से होता है। यानी स्किल, जब आप कोई स्किल करते हो तो किससे करते हो? आप अपने मैनुअल या फिर आप फिजिकल स्किल करते हो ना आप, तो ये किसमें होता है? आपका डूइंग में होता है। यहाँ पे देखो, डूइंग और हैंड, जब कोई काम अपने हाथ से करते हो, खुद करते हो, तो इसमें किसमें आता है? आपका स्किल में आता है। किसमें आता है? आपका साइकोमोटर में आता है। तो ये भी भाई गलत है। अब बचा हमारा बी ऑप्शन। यहाँ पे देखो, अफेक्टिव डोमेन, ये किसमें आता है? आपके फीलिंग में आ गया, आपके हार्ट में आ गया। यानी जो आपका एटीट्यूड है किसमें आएगा? आपके आपके किसमें आएगा? फीलिंग अपनी हार्ट में आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना इसका। एक डायग्राम मैं आपको और दिखाता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है? नॉलेज है। ये आपका क्या है? साइकोमोटर है, यानी स्किल है। ये क्या चीज है आपका? ये आपका एटीट्यूड है। क्या आपका एटीट्यूड है? यानी कि अफेक्टिव इमोशनल। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फीलिंग एंड इमोशनल बाय हार्ट। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे देखो वही क्वेश्चन है, इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? एटीट्यूड। और ये क्या है? स्किल। यानी कि हमारा स्किल कैसे रिलेटेड है? स्किल का मैंने बताया कि कोई भी काम जब अपने हाथ से करते हो, क्या कोई भी काम जब अपने हाथ से करते हो तो हमारा किस में आता है? ये हमारा स्किल में आता है। किस में आता है? स्किल में। यानी कोई भी काम आप डू करते हो, खुद करते हो, किसके द्वारा? हैंड से करते हो। तो हमारा क्या चीज है? स्किल है। अगर आप कोई काम अपने हाथ से कर रहे हो, खुद कर रहे हो, अपने हैंड से कर रहे हो, तो हमारा स्किल में आएगा। जो चीज आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर से होगा, यानी कि आपका जो मन होगा, किसमें आएगा? फीलिंग और इमोशनल। किसके द्वारा होता है? आपके हार्ट के द्वारा होता है। ठीक है? अगर कोई चीज आपके माइंड से रिलेटेड है, किससे? माइंड से, आपके नॉलेज से, तो आपका किसमें आएगा? ऑप्शन नंबर सी में आएगा, आपके हेड में आएगा। क्लियर है? तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं ना, 20 और 25 के करीब, ठीक है, तो हम ये रात को करीब 8 बजे करने वाले हैं। उसमें हम ये भी अनाउंस करेंगे कि टॉप 10 बच्चे कौन से हैं। तो किसी का भी नाम हो सकता है। ये नाम हम स्टार्टिंग में भी अनाउंस कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है? तो आपको ये चीज देखना है, आपको रात को 8 बजे भी आना है लाइव। ठीक है? शाम को, रात को देखो कैसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखो,
ये चीज अगर आप रात को अगर 8 बजे नहीं आओगे ना, ये चीज आप मिस कर दोगे। ये कौन सी थ्योरी है आपकी, कौन सी थ्योरी है, ये देखो। चिंपंजी वैसे ही कर रहा और ये मैडम भी ऐसे ही कर रही है, ये भी मुंह खोल रहा है, ये भी मुंह खोल रहा है। ठीक, कौन सी थ्योरी है? आप चाहते हो ये चीज मिस ना हो तो आपको रात के 8 बजे आना है लाइव। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अभी के लिए। बाकी आप सबको मैं बोल देता हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। क्लियर है? जय हिंद, जय भारत।